आलमी मंडी में पैसे ले लो तेल भी ले लो की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिकी ऑयल मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर गई। तारीख में पहली बार मनफी ट्रेडिंग हो रही है। कीमत 292% तक गिर गई। WTI खाम तेल की कीमत मनफी $35.20 फी बैरल हो गई है। आलमी मंडी में पैसे ले लो तेल भी ले लो की गूंज सुनाई दे रही है, जबकि दूसरी तरफ लंदन की खाम तेल की मार्केट भी गिरना शुरू हो गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 25 फी बैरल हो गई है। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त तेल की स्टोरेज और तरसील बड़ा मसला बन गया है, जिसने तेल की मंडी को उल्टा कर रख दिया है। आलमी मार्केट में मनफी ट्रेडिंग देखी जा रही है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमेरिका की जो तेल मार्केट है वो क्रैश कर गई है, मनफी ट्रेडिंग देखी जा रही है। आलमी सतह पर इसके क्या असरात देख रहे हैं आप आने वाले चंद दिनों में? देखिए, अभी जो कुछ हुआ है ये तो एक हिजानी कैफियत, घबराहट और बौखलाहट का नतीजा लगता है। और इतनी कम शरह तो बहरहाल बरकरार नहीं रहेगी, मगर जो चीज़ अब वाज़ेह हो गई कि कम से कम इस साल और आने वाले बरसों में जो तेल के नर्ख हैं आलमी मंडी में वो नीचे रहेंगे, और इसका फ़ायदा खुसूसी तौर पर उन ममालिक को होगा जो तेल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन इसकी वजूहात को जब आप देखने जाते हैं तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें कोरोना वायरस फैलने की वजह से दुनिया भर में आपको पता है कि तेल की खपत कम हुई है और उसकी डिमांड कम हो गई है। इस वक्त पॉलिटिक्स भी हो रही है, आपको पता है कि ओपेक का झगड़ा चल रहा था रशिया के साथ। और तीसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कि कल जो है वो कोरोना वायरस के सिलसिले में क्या होने वाला है, कितने नुकसान होंगे, कितने अरसे इसकी संगीनी बरकरार रहेगी। ये यकीनी की कैफियत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि अभी कोई चीज पेशन गोई तो नहीं की जा सकती, मगर ये बात है कि कीमतें कम ही रहेंगी आने वाले वर्षों में। और अभी एक बड़ा अहम ये होगा कि जो ओपेक ममालिक हैं, सऊदी अरब जिसका लीडर है, उनका क्या रिएक्शन आता है वो भी हमें भी देखना होगा, जो कि बहुत अहम है। रूस भी एक बड़ा प्लेयर है, उनको उसका भी अब रिएक्शन देखना होगा। तो ये सूरत हाल क्या होगी ये तो अभी बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, मगर हम पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है, मिलेगा आवाम को भी और मईशत को भी। खुसूसन उस वक्त जब हुकूमत दानिशमंदाना पॉलिसी अपनाए तो कुदरत की तरफ से एक ऐसा मौका है कि हम सुनहरी मौका जिसे मैं कहूँगा कि मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल करने का। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ओपेक ममालिक के जो इख्तलाफात हैं वो भी इसकी बड़ी वजह हैं। तो जो रूस के साथ झगड़ा चल रहा था, प्रोडक्शन कम करने की बात की गई थी, लेकिन रशिया इस पर जो है वो राज़ी नहीं था और यही से इख्तलाफात जो है वो बड़े थे। तो आपको ये लगता है कि इन्हीं इख्तलाफात की वजह से ये जो हिजानी कैफियत आपने इसको नाम दिया, ये इसी वजह से पैदा हुई है? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो बहुत दिनों से ये झगड़ा चल रहा था, बल्कि इस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है सऊदी अरब और रशिया के दरमियान। ये जो कुछ है ये खुद वहाँ की एक बेजानी कैफियत है, स्पेकुलेशन भी है, परेशानी भी है। मैं समझता हूँ कि इसका ओपेक और रशिया से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल वो मुतासिर वो भी होंगे, और वहाँ पर क्या पॉलिसी अपनाते हैं उससे ये फैसला होगा कि इतनी कम शरह ये अमेरिका में भी बरकरार रहती है या कोई तब्दीली आती है, या इसका मनफी असर जो है ओपेक ममालिक पर भी पड़ता है। अब ये फैसला बहुत अहम होगा कि ओपेक ममालिक और सऊदी अरब किस तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, और आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब ये किस हद तक ये सूरत हाल बरकरार रह सकती है? कुछ इस्तेहकाम भी देखेंगे हम आने वाले दिनों में? देखिए, मैंने इस वक्त जो मसला है, जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में एक बेयकीनी की कैफियत है कि चूंकि कोरोना वायरस पहली दफा आया है तो किसी को भी नहीं पता कि ये इसका इम्पैक्ट कितने अर्से रहेगा, कितना मजीद फैलेगा, किन मुल्कों में मजीद फैलेगा, कुछ में सुखड़ेगा, इसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। ये वो सवालात हैं जिसका जवाब मेरे ख्याल से ये तो भी हमें देखना होगा कि हम क्या इक़दाम उठाते हैं, दूसरे क्या इक़दाम उठाते हैं। मसलन पाकिस्तान में हमारा ख्याल ये था कि अगर हम टोटल लॉकडाउन की तरफ चले गए और 500 अरब रुपया हुकूमत नोट छाप के अलग कर दे गरीबों को घर तक पहुंचाने के लिए, तो हम जो मुमकिन है कि इससे जल्दी निकल आते इस परेशानी से। अब अगर लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, जो इस वक्त नरमी दिखाई गई है, तो उससे ये खदशा भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता ये हमारे यहाँ भी फैलेगा और उसके मनफी असरात उस पर आएंगे। तो बड़ा चीज़ ये होगी कि हम किस तरह रिएक्ट करते हैं और दुनिया में क्या होता है। मगर बेयकीनी इसलिए है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको भी नहीं पता कि ये आगे इसमें क्या हो सकता है, उनको भी अभी वो खुद भी सीख रहे हैं। कोई आदमी नहीं कह सकता दुनिया में कि मैं कोरोना का एक्सपर्ट हूँ, सब सीख रहे हैं, अब बेयकीनी है।
डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसा कि फरमाया कि जो तेल इंपोर्ट करने वाले ममालिक हैं उन्हें इससे फ़ायदा हो सकता है, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है, तो पाकिस्तान को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है और क्या हुकूमत वो फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएगी, डिलीवर करेगी? देखिए, फायदा तो यकीनन पहुंचाएंगे, लेकिन जो चीज आपके हाथ में बहुत ज्यादा है, आप अगर आवाम को ये एजुकेट करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये फैसला करे कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें कम होती हैं और हम जिस कीमत पर इंपोर्ट करते हैं उसका 100% फायदा आवाम को मुंतकिल करें। अभी तक ये होता रहता है कि हुकूमत उसका एक हिस्सा आवाम को मुंतकिल करती थी और एक हिस्सा टैक्स की चोरी के जो नुकसानात हैं और जो बिजली की चोरी के नुकसानात है उसको पूरा करना है। अब ये फैसला हो जाना चाहिए, ये न सिर्फ ये कि आवाम के फायदे के लिए बल्कि पाकिस्तान की मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए जितनी कमी होती है उसका पूरा फायदा आवाम को पहुंचाएं। पेट्रोलियम लेवी जो है उसको सिफर होना चाहिए, उसका कोई जवाब नहीं है। ये तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट के लिए था, डेवलपमेंट अब हो नहीं रहा है, उसको सिफर कर दें, GST को 7.5% पर ले आए और पूरा फायदा अगर आवाम को मुंतकिल कर दें तो न सिर्फ ये कि महंगाई में कमी होगी बल्कि पैदावार, सनतों की जो पैदावारी लागत है उसमें कमी होगी, ट्रांसपोर्ट के किराए कम होंगे, दालें सब्जियां गोश्त इनके किराए कम होंगे, बिजली के नर्ख कम होंगे, ये तमाम चीजें जो है वो तो होंगी। और हमें चाहिए कि चीन के साथ भी हम जो माहदे हुए थे उनके साथ मुज़ाकरात करें कि जनाब वो जो हमने आपके साथ प्रोजेक्ट लगाए थे उसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी था, अब हालात बदल गए हैं, तो चूंकि हमारा दोस्त है तो कुछ ना कुछ हमें वहां से भी कंसेशन मिल सकता है उन माहदों में नरमी से। ये सारी चीजें हुकूमत का इम्तहान है कि वो किस तरह आगे चलते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि LNG चूँकि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है कतर से, तो क्या उस पर भी ये असर पड़ेगा, उसकी भी कीमतें कुछ कम होंगी? जिस तरह से चीन से हमने मुज़ाकरात की बात मैंने अभी एक तजवीज़ पेश की थी, यही चीज़ जो है ना कतर के लिए भी होती है कि हमारे दोस्त मुल्क हैं उनके साथ भी करें कि आप उस जो नर्ख हैं उस पर नज़रसानी करें और चीन को अगर हम कामयाबी से कर लेते हैं तो एक मिसाल भी हो जाएगी और हम फ़ायदा उठाने की कतर से भी जो है हमें करना चाहिए। कुछ तो मुआहदे में गुंजाइश भी होती है और कुछ हम मज़ीद जो है मुज़ाकरात से इसको बेहतर बना सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम तक भी पहुँचे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि इस वक्त एक बेयकीनी सी सूरत हाल है, एक हैजानी कैफियत है जिसकी वजह से ये आलमी मार्केट में सूरत हाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से देखी जा रही है और तारीख़ में पहली बार मनफी ट्रेडिंग हुई है। WTI खाम तेल की कीमत मनफी $37.63 फ़ी बैरल की सतह पर आ चुकी है और अगर लंदन की खाम तेल की मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर भी कीमतें गिर रही हैं और ब्रेंट खाम तेल की कीमत $25 फ़ी बैरल की सतह पर आ चुकी है। अब देखना होगा कि इसके बाद जो ऑयल प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ हैं जो कि तेल की पैदावार में अपना एक नाम रखते हैं, जिनमें सऊदी अरब सरफहरिस्त है, उनका क्या रिएक्शन इस पर आता है और वो क्या इस पर मज़ीद लाहे अमल तय करते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमेरिका की जो ऑयल मार्केट है वो क्रैश कर चुकी है, मनफी ट्रेडिंग देखी जा रही है। जो ब्रेंट खाम तेल की मार्केट है वो भी इंतहाई नीचे आ चुकी है। किस हद तक आप देख रहे हैं कि इसका फ़ायदा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो तेल इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं उन्हें मिल सकता है? देखिए, आप जिस खाम तेल की बात कर रहे हैं वो वेस्ट इंटरमीडिएट क्रूड कहलाता है। वो अमेरिका के जो स्टेट है टेक्सास से निकाला जाता है और उसको एज अ बेंचमार्क इस्तेमाल किया जाता है ऑयल प्राइसिंग के लिए। वो इंसानी तारीख में पहली दफ़ा सिफर से नीचे चला गया है, जिसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्चुअली आपको पे कर रहे हैं अगर आप उनसे तेल खरीदें। और इसकी वजह ये है कि मार्केट में इतना ग्लट और इतनी सरप्लस इकट्ठा हो गया है कि अब स्टोरेज फैसिलिटीज़ के पास भी कोई जगह नहीं बची। जो तेल प्रोड्यूस करने वाले हैं उनके पास कोई स्टोरेज की एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं बची। दुनिया भर में जो 100 मिलियन बैरल रोज का तेल निकाला जाता था और कंज्यूम कर लिया जाता था, अब उसकी खपत जो है वो 40-45 मिलियन बैरल की रह गई है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि रोजाना का 50 से 55 मिलियन बैरल ऐसा है जिसकी कोई खपत नहीं है लेकिन उसकी प्रोडक्शन सामने आ रही है। उसकी वजह से जो आज क्रैश किया है कि सिफर से भी नीचे कीमत चली गई, ये इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इसका जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है।
पाकिस्तान के हवाले से जो हम $70 का बैरल तेल खरीद रहे थे जनवरी के महीने में, अब वो जो पिछले हफ्ते हमने तेल की परचेजिंग की है वो तकरीबन $16 फी बैरल की हुई है, जिसका मतलब ये है कि खाम तेल तकरीबन 16 से 17 रुपए फी लीटर हुकूमत को मिल रहा है, जबकि पेट्रोल पंप पे हम तकरीबन 96 रुपए लीटर दे रहे हैं। तो 16-17 रुपए और 96 रुपए का जो फर्क है, उसमें आप सोचिए कि या तो वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू हुकूमत के खजाने में जमा होगा, और अगर हुकूमत ये फैसला कर ले कि उसका कितना बेनिफिट जो है वो अवाम को देना है, तो फिर अवाम के ऊपर पास ऑन हो सकता है। तारीख हमारी ऐसी रही है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमत गिरती है तो हुकूमत तकरीबन 80% उसका बेनिफिट जो है वो अपने पास रख लेती है, और 20% उसका बेनिफिट जो है वो अवाम के ऊपर मुंतकिल किया जाता है। सही। फ़ारूक सलीम साहब साथ ही रहिएगा। डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर मौशियात हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो सूरत हाल आलमी सतह पर हम देख रहे हैं, ऑयल मार्केट की क्रैश कर चुकी है और मनफी ट्रेडिंग देखी जा रही है, पहली बार जो है ऐसा हुआ है तारीख में। किस हद तक इससे आलमी जो मईशत है वो मुतासिर होगी, और कितना जो है वो फ़ायदा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी आवाम को हो सकता है? लेकिन ये तो रिजल्ट है, क्योंकि ऑयल की डिमांड जो है वो कोलैप्स कर गई है, क्योंकि अमेरिका भी बंद पड़ा है, यूरोप बंद पड़ा है, चीन बड़ी देर से बंद है और अब आहिस्ता आहिस्ता खुलने जा रहा है। हिंदुस्तान भी लॉकडाउन में है। तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्लोबली जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो डिमांड कोलैप्स है। इसका मतलब है जब तक ये डिमांड दोबारा से खड़ी नहीं होगी, ये मार्केट्स दोबारा नहीं उठेंगी, उतनी देर तक नहीं उठेंगी। और इस वक्त ऑयल को स्टोर करना वो भी कीमती है, उसके लिए वो अब लोगों को एक किस्म का, जैसे आप कहते हैं कि मलबा है ये उठा के ले जाएं, तो वो हालत ऑयल की होगी जो इतनी प्रेशियस एक कमोडिटी होती थी। तो आई थिंक इसका पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो इनिशियली तो फ़ायदा डेफिनेटली है, क्योंकि हम अगर अपनी जितनी भी ऑयल प्रोडक्शन है उसको बंद कर दें, गैस की प्रोडक्शन बंद करें, और ये इम्पोर्टेड इस वक्त अगर आप अफोर्ड कर सकें तो वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सस्ती है। और उसकी वजह से हमारी जो ज़रूरियात हैं वो फ्रैक्शन ऑफ दी कॉस्ट पे वो पूरी हो जाएंगी। और इसका जो नेगेटिव पहलू एक बड़ी जल्दी आएगा, और वो आएगा कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे हमारे बेशुमार वर्कर्स हैं, उनकी रेमिटेंसेस अफेक्ट हो सकती हैं, उनके जॉब्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली जो है उसका हमें खासा फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदा जो है ये पाकिस्तान की इकॉनमी को डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर क्या ये फ़ायदा टैक्स रिलीफ में भी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त बहुत सा टैक्स रिलीफ ऑलरेडी दे रही है। सेल्स टैक्स में कमी है, दूसरी चीज़ों में कमी है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो भी हो सकता है नेगेटिव में चली जाए, और हमारे इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो भी बिल्कुल ज़ीरो की तरफ आ जाएं। तो ये एक नई बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है दुनिया में। एक डाउनवर्ड स्पाइरल है, डिफ्लेशन है, और ये स्टिमुलस का ज़माना है। इस वक्त आपको स्टिमुलस देना है ताकि ये आपकी इकॉनमी जो है इनका पहिया जो है ये रुकने से बच जाए और रिवाइवल की तरफ जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन्स ख़त्म हो और फिर हम प्रोडक्शन की तरफ भी जा सकें। सो बहुत ही केयरफुल कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी, बड़े स्मार्ट किस्म की पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, डिजीज़ की ट्रैकिंग बहुत इफेक्टिवली करनी पड़ेगी, टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, और इकोनॉमी को भी चलाना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ों को आपने बैलेंस करके आगे लेके चलना है, क्योंकि ये कोई T20 मैच नहीं है। अब ये एक लंबा मैच पड़ेगा, और इसका अगले 2-3 साल तक ये इसके इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा। फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा, आपकी जानिब से अक्सर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते रहते हैं कि कितना महंगाई जो है वो पाकिस्तान में हो चुकी है और किस हिसाब से टैक्स लिया जा रहा है। अभी ये जो आलमी सतह पर हम पेट्रोलियम की कीमतों में कमी देख रहे हैं,
अगर इसको देखा जाए पाकिस्तान की आवाम के लिए कितना फ़ायदा हो सकता है? जो पेट्रोलियम लेवी चार्ज की जा रही थी या जो टैक्स लिए जा रहे थे उसमें कितनी कमी हो सकती है? पाकिस्तानी आवाम को उसमें कितना फ़ायदा मिल सकता है? फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक साहब आप साथ मौजूद हैं? फ़ारूक सलीम साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, मैं यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा, पाकिस्तानी अवाम को उसका कितना फ़ायदा मिल सकता है? कितना टैक्स कम होके और पाकिस्तान की अवाम के लिए जो है वो जो पेट्रोल की कीमत है वो किस हद तक कम हो सकती है? देखिए, एक बात ये है कि इस वक्त जो है हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल जो रिलीफ है वो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ऑयल की कीमत आप ज़ीरो भी करते हैं लेकिन अगर लॉकडाउन है और लोगों ने सफ़र ही नहीं करना तो उससे क्या फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ आपकी बिजली की कीमत डेफिनेटली नीचे आएगी, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको आप कर सकते हैं पास थ्रू, और वो आपके कंज्यूमर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आई थिंक ये एक अलग तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि ओवर पैकेज जो है हुकूमत का लोगों को रिलीफ का वो क्या है, जो लोग बेरोजगार हैं उनको कितना पैसा मिल रहा है, बैंकों में SMEs को कितनी मदद की है या इंटरेस्ट रेट्स कितने कम हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपना अपना रोल अदा करती हैं और इनको उस नुक्ता नज़र से देखना चाहिए कि ओवरऑल हमारी इकॉनमी का पहिया कितनी तेज़ी से चलेगा। क्योंकि देखें इस वक्त हुकूमत के पास टैक्सों के वसाइल जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बंद है, सेल्स बंद है, सेल्स नीचे है, इनकम टैक्स नीचे है, सारे टैक्सेस जो हैं वो हुकूमत नहीं कलेक्ट कर रही है। हुकूमत के अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत की बोरोइंग भी बहुत बढ़ेगी, तो थोड़ी बहुत उसको अपने टैक्स रेवेन्यूज भी चाहिए। तो ये अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये जो ऑयल की कीमत है इसको कितना पास थ्रू किया जाए, और नॉर्मली इमीडिएटली तो नहीं होगा, क्योंकि ये सस्ता तेल आते आते भी कई दफ़ा 30 दिन से ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। सही, चलें देखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से क्या फ़ैसले किए जाते हैं और ये तमाम फ़ायदा जो है वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचता है या अभी इसमें कुछ वक्त दरकार होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास हुआ, जिसमें पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए आज वफाकी काबीना को सिफारिश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पावर इंक्वायरी रिपोर्ट का मामला काबीना तवानाई कमेटी का हिस्सा नहीं था। वफाकी वज़ीर असद उमर ने खुसूसी एजेंडे के तौर पर मामले को इजलास की कार्रवाई का हिस्सा बनाया और रिपोर्ट ज़ेर बहस लाने पर मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद और मुआविन खुसूसी नदीम बाबर इजलास छोड़कर चले गए। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का अहम इजलास हुआ है, जिसमें पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दी गई है। और आपको अपडेट करेंगे, अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजने का तरीक़ाकार जारी कर दिया है। पाकिस्तानी अबू धाबी सिफारत खाने में खुद को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाएंगे। रजिस्टर्ड होने वाले पाकिस्तानियों को कौमी एयरलाइन से वापस भेजा जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजने का तरीक़ाकार जारी कर दिया है। पाकिस्तानी अबू धाबी सिफारत खाने में खुद को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। समर अब्बास से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। समर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें इस हवाले से पाकिस्तान में जो सफारत खाना है, अबू धाबी में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है, इन्होंने जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनके लिए एक तरीकाकार जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तानी शहरी अबू धाबी दुबई में जो है मुकीम है, वो अगर ऑनलाइन रजिस्टर करवाएंगे सफारत खाने में, उन्हीं को PIA की कौमी एयरलाइन जो है पाकिस्तान लेके जाएगी। इनमें जो बीमार लोग हैं या जिनके पास मैयत है या जिनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं और या जो बेरोज़गार हो चुके हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। ताहम शहरियों से जो है अपील की गई है कि वो सफारत खाने ना आए और ना ही कौमी एयरलाइन के दफ्तर आएँ, लेकिन वो ऑनलाइन अपनी रजिस्टर्ड करवा दें, ताकि जो ही ऑनलाइन शहरी रजिस्टर्ड होगा वही पाकिस्तान वापस आ सकेगा कौमी एयरलाइन से। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका।
अप्रैल से जून तक मौसम कैसा होगा? मौसम का हाल बताने वालों ने मामूल की बारिशों की पेशगोई कर दी है। वक्फे से मगरबी हवाएं मुल्क के वस्ती और शुमाली इलाकों में दाखिल होंगी। मगरबी और बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से कम रहेगा, जबकि सिंध और पंजाब के शहरी इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफा मुतवक्की किया जा रहा है। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। वक्फे से मगरबी हवाएं मुल्क के वस्ती और शुमाली इलाकों में दाखिल होंगी। कोरोना वायरस के वार से कराची अदालती स्टाफ भी न बच सका। कराची के सेशन जज वेस्ट के एहलकार को कोरोना वायरस हो गया है, जबकि एहलकार के अलावा दीगर अमले को भी करंटीना कर दिया गया है। कोरोना वायरस के वार से कराची अदालती स्टाफ भी महफूज नहीं है। कराची के सेशन जज वेस्ट के एहलकार को कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। एहलकार के अलावा दीगर अमले को भी फौरी तौर पर करंटीना कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है। कराची में अदालती स्टाफ भी कोरोना वायरस का शिकार हो गया। कराची के सेशन जज वेस्ट के एहलकार में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद दीगर जो अदालती एहलकार थे और दीगर अमला था, उनके अफराद को भी आइसोलेट कर दिया गया है, करंटीना मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में कोरोना इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के जवानों पर बच्चों ने फूल निछावर किए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कराची में कोरोना इमरजेंसी ड्यूटी करने वाले पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के जवानों पर बच्चों ने फूल निछावर किए और खिराज तहसीन पेश किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पुलिस वालों पे भी फेंक रहे हैं, अगर बच्चे पाकिस्तानी हैं। दीगर खबरें शामिल करें। मुल्क भर में लॉकडाउन के बायस खून के एहतियात में तशवीशनाक हद तक कमी हो गई है। थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। सबा वजीर की रिपोर्ट देखते हैं। लॉकडाउन से जहां निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ, वहीं खून के जरूरतमंद मरीजों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। मुल्क भर में थैलेसीमिया के मरीज लाखों बच्चे खून की एहतियात के मुंतजिर हैं। ट्रांसपोर्ट की बंदिश और नकलो हरकत महदूद होने से थैलेसीमिया के शिकार मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। थैलेसीमिया सेंटर इस्लामाबाद के मुंतजमीन का कहना है कि जब से मुहल्लिक वायरस ने पंजे गाड़े, खून की एहतियात आना कम हो गए। हर मरीज को हर महीने 2 से 3 दफ़ा खून लगाना पड़ता है, और अगर ये खून ना लगाया जाए तो उसकी मौत वाक़या हो सकती है। सो डेफिनेटली कोरोना ने इफ़ेक्ट किया है। एक तो खून का हसूल, डोनर्स का यहाँ पे पहुँचना लॉकडाउन की वजह से, दूसरा फंडिंग में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों का कहना था कि खून की ज़रूरत है, हमारी मदद की जाए। मैं थैलेसीमिया का पेशेंट हूँ, हमें खून दें। मैं थैलेसीमिया का मरीज़ हूँ, हमें खून दें, मुझे बचाएं। एक इंसान की जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। कोरोना की सूरत हाल में अपनी सेहत के साथ दूसरों की जिंदगियों का भी ख्याल रखें। मुल्क में कोरोना और लॉकडाउन की वजह से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को रजाकाराना खून मिलना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। आपके खून का एक कतरा इन बच्चों की जिंदगी बचा सकता है। कैमरामैन वाजिद मुगल के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना के खिलाफ जंग में शेखुपुरा में रात के वक्त सड़कों और बाजारों में जरासीम कुश स्प्रे किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सिद्रा यूनुस के ज़ेरे निगरानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला स्प्रे करने में मसरूफ़ है। सिद्रा यूनुस का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्लोरीन स्प्रे करने का सिलसिला कोरोना वायरस के खात्मे तक जारी रहेगा। उन्होंने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील भी की है। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है और 177 दुकानें सील कर दी हैं। मज़ाहमत पर 2 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर का कहना है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। हाफिजाबाद की रजिस्ट्री ब्रांच में रिश्वत का बाजार गर्म हो गया। एहलकारों की जानिब से जायदाद की मुंतकली के लिए शहरियों से रिश्वत लेने की CCTV फुटेज सामने आ गई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रजिस्ट्री ब्रांच के एहलकार शहरी से रिश्वत वसूल कर रहे हैं। CCTV फुटेज के बावजूद हुकाम की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। हाफिजाबाद की रजिस्ट्री ब्रांच में रिश्वत का बाजार गर्म है।
اداکارہ میرا نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے امریکہ میں پھنس گئی ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا حکومت ان کی واپسی میں مدد کرے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، جانتے ہیں زین مدنی حسینی کی رپورٹ میں۔ کبھی غلط انگلش تو کبھی کسی سے جھگڑا، کبھی مبینہ نکاح تو کبھی غیر اخلاقی ویڈیو، تو کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ یہ سب اداکارہ میرا کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ انہیں خبروں میں رہنے کا شوق ہے، اور اب کورونا وائرس کی صورتحال میں میرا نے ایشو بنانے کو نہیں چھوڑا۔ خود میرا ان دنوں امریکہ میں ہے اور وطن واپس آنے کے لیے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کر دی کہ انہیں وطن واپس لایا جائے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے ہمیشہ ہم آرٹسٹوں کو بہت سپورٹ کیا ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں کہ میری وطن واپسی کے انتظامات کیے جائیں۔ لیکن جب تحقیق کی گئی تو میرا کا پول کھل گیا کہ میرا تو امریکہ میں اپنے مبینہ شوہر اور سسر کے گھر نیو یارک میں ہے۔ میرا سسرالیوں کے ساتھ خوش بھی ہے اور اپنے دورہ امریکہ کو خوب انجوائے بھی کر رہی ہیں۔ And Dad, what would you like to say? اداکار علی سلیم بھی میرا کے سسرالیوں کے مہمان بنے ہوئے ہیں اور ان کے گھر کے کام بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے اس بہت مشکل ٹائم میں ہمیں جو پناہ دی ہے اور جتنا آپ نے ہمیں اپنائیت دی ہے۔ اداکارہ میرا کی اپیل تو شاید کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن میرا کے دورہ امریکہ کی لطف اندوز ویڈیو سے شائقین کو میرا کی خبروں میں رہنے کا ضرور پتہ چل جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی ٹائیگر فورس کو متنازع قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ٹائیگر فورس پہلے دن سے متنازع بن گئی۔ یہ سیاسی چال ہے جس کی آڑ میں وزیر اعظم اپنے لوگوں کے حلقے مضبوط کر رہے ہیں۔ پاکستانی تشریف لائے ہیں تو حکومت نے ان کو چند دنوں کے لیے ہوٹلوں میں رکھا ہے، اور جب وہ ہوٹلوں سے جانے لگے تو ان کا خیال تھا کہ شاید وہ سرکاری مہمان ہے، تو ہوٹلوں نے ان سے کمروں کا کرایہ بھی لی، روٹی کا بل بھی لیا، اور لاتے وقت پی آئی اے نے ان سے ڈبل کرایہ بھی چارج کیا۔ ہم نے شروع سے یہی مطالبہ کیا تھا، تجویز دی تھی کہ جن لوگوں کی آمدنی 25,000 روپیہ سے کم ہے ان کی بجلی کا بل بھی معاف کیا جائے اور ان کے گیس کا اور پانی کا بل معاف کیا جائے۔ انصاف ٹائیگر کا اعلان ہوا، پہلے دن سے یہ نام اور یہ فورس متنازع بن گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ 3 ماہ ہو چکے، حکومت کی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں حکومتی فیصلوں کے کوئی نتائج نظر نہیں آ رہے، کیسز پھیلنے کے بعد لاک ڈاؤن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقتی معاشی تکلیف اٹھا کر اس بیماری پر قابو پایا جائے۔ جب آپ کا انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہو، آپ کو کنٹینمنٹ کرنی ہے، یعنی آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کی سختی کتنی ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ جتنا سخت لاک ڈاؤن کریں گے اتنی جلدی اس بیماری پر قابو پا سکیں گے۔ یہ بنیادی سی بات ہے، وہ بدقسمتی سے حکومت کو سمجھ نہیں آتی۔ اور ابھی جبکہ ہمارا انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے، اموات بڑھ رہی ہیں، اور ہم نے لاک ڈاؤن کو ایز کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ وہی لاک ڈاؤن ہے جس کا وفاقی حکومت نے کبھی اناؤنس نہیں کیا، خود ہی امپلیمنٹ ہو گیا، اب کہتے ہیں اس کو ہم ایز کریں گے۔ تو بڑی ایک عجیب سے حالات ہیں پورے ملک کے اندر۔ ہر ملک نے اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ انڈیا کو دیکھ لیں، یہ جو 4 ممالک ہیں، اٹلی، اسپین، یو کے اور یو ایس اے، انہوں نے شروع میں لاک ڈاؤن نہیں کیا، لیکن جب انفیکشن کے ریٹس بہت بڑھ گئے اس کے بعد وہ لاک ڈاؤن پہ آئے، اور ابھی تک یہ 4 ملک سٹرگل کر رہے ہیں اس معاملے سے۔ جن ملکوں نے شروع میں لاک ڈاؤن کر لیا وہ ان کو زیادہ اس کے ایفیکٹس جلدی ملے ہیں، اور وہ اب لاک ڈاؤنز ختم کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ ایس او پیز دے دیے، مسجد کمیٹی ایس او پیز پر عمل کرائے گی۔ 50 سال سے بڑے بزرگ گھروں پر نماز پڑھیں، مفتی منیب الرحمان اور مفتی تقی عثمانی بھی مسجد نہیں جائیں گے۔ کرونا کے کیسز بڑھے یا ایس او پیز پر عمل نہ ہوا تو فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ حوالے سے جو سوشل ڈسٹنس ہے، باقی جو ایس او پیز ہے، اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے سوچیں اور کام کریں۔ اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر کہیں پہ 100 لوگوں کی گنجائش ہے تو ان ایس او پیز کے ساتھ تو 25 بھی مشکل رہیں گے، لیکن اگر 50 عمر سے زائد لوگ اور بچے اور بیمار وہ مستثنیٰ کر کے گھروں پہ پڑے تو پھر یہی صحت مند لوگ اور 18 سال سے زائد اور 50 سال سے کم عمر کے لوگ یہی رہ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں نسیم زارا صاحبہ کہ آج مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ میں
50 साल से जहाँ पे जुमा पढ़ाता हूँ, तो मैं चूँकि हमने SOPs में लिखा है कि 50 साल से ज़ायद उम्र का कोई नहीं आएगा, तो मैं ख़ुद अमल करूँगा और मैं नहीं आऊँगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि मैं जिधर से एक लंबे अरसे से जमात पढ़ा रहा हूँ और जहाँ पे जुमा को भी मैं जाता हूँ, जब तक कोरोना वायरस का ये वबा एक तरफ नहीं होता, तो मैं अपनी मस्जिद में जमात के लिए, जुमा के लिए, तरावीह के लिए नहीं आऊँगा। सऊदी अरब में खातून से ज़्यादती के जुर्म में 3 अफराद के सर कलम कर दिए गए हैं। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक सर कलम किए जाने वालों में 1 पाकिस्तानी और 2 सऊदी शहरी शामिल हैं। तीनों अफराद शराब के नशे में पुलिस की वर्दियाँ पहनकर एक घर में दाखिल हुए और खातून से ज़्यादती की। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने जुर्म करने पर यह सज़ा सुनाई थी। सऊदी अरब में खातून से ज़्यादती के जुर्म में 3 अफराद के सर कलम कर दिए गए हैं। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक इनमें 1 पाकिस्तानी और 2 सऊदी शहरी शामिल हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावीह होगी। इंतज़ामिया ने ऐलान कर दिया है। इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान असुदैस ने कहा है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तरावीह 10 रकत पर मुश्तमिल होगी। डॉक्टर अब्दुल रहमान असुदैस ने कहा कि दोनों मसाजिद में नमाजियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावीह होगी। इस हवाले से ऐलान किया जा चुका है। और इस बुलेटिन से इतना ही।